हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। वेब ऑप्टिक्स में आपका स्वागत है। वेब ऑप्टिक्स में आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो फार्मूला और टर्म कंडीशन होगा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में इससे जो प्रीवियस का टॉपिक था वो हम लोग कवर कर दिए थे। यू कैन से कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था और इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। तो प्लीज़ उसको देखें, देन यू कैन सी दिस वीडियो, बिकॉज ये जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो से लिंक है। ओके, सो स्पेशली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसका जो रिजल्ट आ चुका है उसी का पार्ट लेके हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव करेंगे। ओके, तो इंटरफेरेंस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। इंटर जो फ्रेंस है, इंटरफेरेंस आपके टू टाइप्स के हैं बेटा। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो दो आपके इंटरफेरेंस मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या टर्म कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव में क्या टर्म कंडीशन है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। पहले जो फर्स्ट लेक्चर में लिया था उसमें आपको बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के लिए टर्म कंडीशन क्या था। वो प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। इसमें बेसिकली उसी के पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब रही बात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो जहाँ पे दो लाइट अगर मिल रहे हैं, दो लाइट मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दो फिनोमिना होगा, या तो एक कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, वहाँ पे आपको जहाँ पे इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, कहीं अंधेरा होगा कहीं उजाला होगा। तो उजाला जहाँ पे हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बोल सकते हो इंटेंसिटी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आप बोलोगे इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा। और इसी के पहले आप ये भी बोल सकते हो जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी मैक्सिमम मिलेगा, एम्पलीट्यूड भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक कहाँ पे होगा, कितना उसका फेज डिफरेंस, कितना पार्ट डिफरेंस होगा, अब इसी के बारे में हम लोग पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था दो अगर वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर दो वेव का इंटेंसिटी I1 I2 है तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया था। आई होप कि आपको क्लियर है। ओके, बिकॉज वो जो टॉपिक है बहुत टफ नहीं है, जैसे लाभ पैलोग्राम पढ़े हो ऐसे उसी के सिमिलर है। ओके, उसी के सिमिलर आपको याद करना है। ओके, अब हम लोग लेते हैं, तो इसमें बात किया जाए अगर एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट, अब उसका टॉपिक को डिराइव करने जा रहा हूं, तो देखते रहे पॉइंट टू पॉइंट। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो था, एम्पलीट्यूड उसका फार्मूला क्या था, A का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई। बी केयरफुल, कॉस फाई क्या था, फाई क्या था आपका फेज डिफरेंस। ओके, दो लाइट के बीच का एंगल। A1 A2 इन सब का क्या था, एम्पलीट्यूड था। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। तो पहले एम्पलीट्यूड के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होगा, मैक्सिमम। तो पहले एम्पलीट्यूड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये टर्म कंडीशन था। तो अगर इसको मैक्सिमम आपको करना है, A1 A2 दो सोर्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस। जो आपके लाइट जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, फेज डिफरेंस अगर चेंज करें तो उसी एम्पलीट्यूड पे डिफरेंट आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। ओके, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई, फेज डिफरेंस पे। तो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लेना है तो बेटा बहुत पढ़े होगे, कॉस फाई पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है। कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 होता है। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पर 0 डिग्री हो गया और 2 पाई हो गया, 4 पाई
मतलब यू कैन से कि जो पाई का इवन जो मल्टीपल है उस पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो फाई इक्वल टू हम लोग जनरल एक फार्मूला लिख सकते हैं कितना, 2 पाई n। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई n। तो आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे कहीं पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेयर डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, या फेयर डिफरेंस का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, तो आपको याद रहेगा तभी तो टिक करोगे। ओके, सो एन का वैल्यू यहाँ से कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, वेयर द एन जो लाई कर रहा है वो 0, 1, 2, 3 ऑल नेचुरल नंबर, इन सब का वैल्यू प्लेस करते रहो, तो उस पर आप फेयर डिफरेंस मिलता रहेगा। ठीक है, फेयर डिफरेंस को 5 से रिप्रेजेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग के सामने मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग एसेस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने फेयर डिफरेंस पे होता है। क्लियर है इतना। अच्छा, मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया। ठीक है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फेयर डिफरेंस हम लोग को पता चल गया। ठीक है ना, फेयर डिफरेंस पे, अच्छा फेयर डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस भी हुआ होगा, और फेयर डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में एक रिजल्ट भी आपको लिखवाया था। फेयर डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में एक रिजल्ट लिखवाया था, उसी रिजल्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फाई इक्वल टू लिखवाया था क्या था, 2 पाई अपान में लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। क्या ऐसे ही था, बोलो यस एंड नो। तो यहाँ से मुझे अगर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखोगे, डेल एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, फाई अपान में 2 पाई इंटू लैम्डा। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो यस या नो। फाई अपना फेयर डिफरेंस और डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब पाथ में डिफरेंस कितना हुआ। ठीक है ना, और फेयर डिफरेंस का मतलब एंगल में, वेव के एंगल में, लाइट के दो, अगर लाइट है तो वो कितने एंगल पे इंटरफेरेंस कर रहा है, वो है आपका फेयर डिफरेंस। ओके, तो इसमें अगर वैल्यू पुट कराएं, किस कंडीशन के लिए होल्ड करा रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक रिजल्ट आपसे ये पूछ सकता है कि उसका फेयर डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो फेयर डिफरेंस हम लोग को मालूम हो जाएगा 2 पाई n। ओके, जनरल सोल्यूशन है। अब अगर इसमें फाई के वैल्यू रख दें तो हम लोग को फेयर डिफरेंस भी, पार्ट डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रखो जनरल फार्मूला अगर रखा जाए 2 पाई n अपान में 2 पाई इंटू लैम्डा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 2 पाई हो गया 4 पाई, समझ में आया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से मिल गया फेयर पार्ट डिफरेंस जो मिल रहा है वो बेटा एन लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग के सामने आ चुका है। अगर आपसे पूछ दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना कितना होना चाहिए जनरल सोल्यूशन, तो क्या बताओगे, एन लैम्डा। अब एन लैम्डा, तो एन लैम्डा अगर एन का वैल्यू अगर रखा जाए, एन का वैल्यू अगर रखा जाए, एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 ये सब ऐसे रखते रहो। ओके, तो अगर रखा जाए एन का वैल्यू 0 रखो तो क्या क्या फेयर डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस मिल सकता है, 0 मिलेगा, 1 पे क्या मिला, लैम्डा मिलेगा, और 2 पे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा, 3 पे 3 लैम्डा। मतलब ये बोल सकते हो सब एक कंजुगेटिव वे में आपको लैम्डा का मल्टीपल मिल रहा है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। बट यहाँ पे जो फेयर डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल का, पाई का इवन मल्टीपल है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर सपोज है एक आपको रिजल्ट मालूम है और ये फार्मूला मालूम है तो ये अपना डिराइव कर सकते हो। ओके, सो जरूरी नहीं दोनों फार्मूले याद रखो, बिकॉज जितने फार्मूले हैं हो सकता है आप कोई फार्मूला भूल जाओ। तो उसका कंक्लूजन यही है, उसको रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि उसका मैकेनिज्म आप जानते रहो, फार्मूले से रिलेट करते रहो, सो दैट एग्जाम में कभी फंस गए। बिकॉज एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, स्टूडेंट अपना नाम भूल जाते हैं, नाम पूछा गया कुछ और बता दिए, रोल नंबर पूछा जाए कुछ और बता दिया, मोबाइल नंबर बता, तो ऐसा होता है। ठीक है ना, तो उसी को एलिमिनेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि जितने भी फार्मूले उसको डिराइव करो, कैसे आ रहा है उसका फार्मूले से रिलेट करके अपना गुणा गणित करके आंसर तक पहुँच सकते हो। ओके, नहीं तो अगर आप रटे हो तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक आपका, ठीक है ना, माइंड वर्क करेगा नहीं, भूल जाओगे, कहीं इधर उधर लिख के चले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो अभी तो हम लोग बात कर लिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस, फेयर डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब उस पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा वो भी तो देख लें। तो उसमें cos फाई का वैल्यू रख के हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अभी जो आया था cos फाई का वैल्यू रख दिया था, ठीक है, cos फाई का वैल्यू क्या लिखा था, 1 लिखा था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या लिख दिया, ए मैक्स लिख दिया। क्लियर है, इसका स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए बताया था कॉस फाई कितना होना चाहिए, 1, या फेयर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 हो गया, 2 पाई 4 पाई। तो इस सब पे रखोगे तो कॉस फाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है,
तो क्या इसे ध्यान से अगर नोटिस किया जाए बच्चा ध्यान से अगर नोटिस किया जाए तो क्या किसी का आइडेंटिटी बन रहा है? हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है ऐसा? तो ये आ चुका है हम लोग के पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या मिल गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग को मिल गया A1 प्लस A2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, स्पेशली बोल दिया कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, दो वेव है, पहले का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, दूसरे का दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का दोनों का सम कर देना, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और क्वेश्चन इसमें इतने टफ नहीं होते हैं, क्योंकि जल्दी तो बहुत क्वेश्चन इन्हीं सब पे बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल होते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, मैक्सिमम जोड़ना घटाना है। अभी जोड़ना घटाना समझ लो, किस क्लास में अब पढ़ते हो। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ चुका है। अब क्या निकालते हैं? मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आपको फार्मूला मैक्सिमम इंटेंसिटी का मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देखें। तो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 इंटू cos फाई। क्या यही था? अरे जब याद होगा तभी तो पता चलेगा, तो याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। ये फार्मूला था, देख लो कैसे था इसमें यहाँ पे रूट में था, ठीक है ना। अब फॉर मैक्सिमम क्या लिखते हैं? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम चाहिए बेटा तो cos फाई का वैल्यू 1 तो है ही, cos फाई का वैल्यू 1। अब इसी में रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 इंटू cos फाई का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब फिर इसको अगर नोटिस किया जाए, फिर ये जो अभी राइट साइड में है, तो ध्यान से अगर नोटिस किया जाए तो ए भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, ए भी किसी का आइडेंटिटी बन रहा है। तो देखो क्या इसी का आइडेंटिटी बन रहा है क्या? अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसा लिखा जा सकता है। ये कौन सा इंटेंसिटी है? मैक्सिमम यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लिखो। तो हम लोग का एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल चुका है, या कंस्ट्रक्टिव में बोल सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो इंटेंसिटी होगा तो कितना होगा? तो बी केयरफुल, क्या लिखा है? रूट I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, ओके। और कैसे आए? एक बार दो बार आप डेरिवेशन अपने से करना, नहीं तो एग्जाम के समय स्टूडेंट पूरे का होल रूट लगा देते हैं, लिख देते हैं अंडर रूट में I1 प्लस I2, कहीं ऐसे लिख के बैठ जाएंगे I1 और I2, ठीक है, लिख के बैठ जाते हैं। दिमाग ही है, क्या कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि आप उसका डेरिवेशन करो, कैसे आया था वो देख सकते हो। तो क्या है? रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर है, ओके। होल स्क्वायर करो, रूट कैंसिल आउट के ये आपको मिलेगा। तो एक समझने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो रूट में है, बी केयरफुल, ओके। अब इसको ऐसे भी मत कर देना, इसको स्क्वायर से बहुत लोग ऐसे कर, दिमाग में चलता ही रहता है। I1 प्लस I2 मत लिख देना, बिकॉज होल स्क्वायर है, इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट आ चुका है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके। अब बेटा हम लोग का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो क्यों ना हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कवर कर लें। तो डिस्ट्रक्टिव इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इसी का अपोजिट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगा, इंटेंसिटी वो क्या होगा? मिनिमम, उसी का अपोजिट करते रहो, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। मिनिमम में क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो यही सब आपको ध्यान देना है। अगर दोनों का इंटेंसिटी इक्वल हो गया तो जीरो भी हो जाए। तो समझते हैं, बस उसी का अपोजिट करना है। अभी जो रिजल्ट लेके आया बस उसी का अपोजिट कर दो, जो प्लस था उसी को माइनस लिख दो। अब रही बात कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं, बट थोड़ा आपको गुणा गणित करके काम चलाना है, ठीक है ना। जुगाड़ मेथड से थोड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा फिजिक्स थोड़ा फील आएगा, सही है। तो करते हैं। तो मैक्सिमम अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो डिस्ट्रक्टिव है, तो अभी समझ सकते हैं इसमें जो अभी आपको बताया, फार्मूले में सब माइनस लगा दो
तो पहले फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव में कितना होता है। ओके, तो अगर लिखा जाए एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड लिखा जाए तो एम्पलीट्यूड का जनरल फार्मूला क्या था बेटा, ए का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्या यही था? अब मुझे चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब कॉस फाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, कम से कम, क्योंकि यही तो फाई थी वेरिएबल है। तो कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू आपको याद होगा बेटा, रेंज, कॉस का रेंज क्या होता है 1 से -1, साइन का भी रेंज 1 से -1, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब माइनस कब होगा बेटा, तो फाई का वैल्यू निकाल लो, पाई पे आएगा, कितने पे आएगा 3 पाई पे आएगा, 5 पाई पे आएगा, ठीक है। क्या चेक करो इतने पे आएगा कि नहीं, यस या नो। सो अगेन रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपसे पूछ सकता है कि फेज डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, तो क्या बताओगे, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल, उसमें क्या हो रहा था इवन मल्टीपल। इसका अगर जनरल सोल्यूशन लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, 2n - 1 इंटू पाई। ओके, ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग के हाथ में आ चुका है, 2n - 1 इंटू पाई, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 2 3, ये सब रखते जाओ, ठीक है। बिकॉज वहाँ भी n का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग 1 2 3 4, 2n + 1 भी लिखते हैं तो वहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो बेटा हम लोग का क्या मिल गया, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, तो यही सब इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस मिल गया, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। ओके, तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में आपको रिलेशन मालूम है, क्या लिखा था, फाई = 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, क्या यही था। रखते हैं इसमें, फाई का वैल्यू कितना है बेटा 2n - 1 इंटू पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो पाई पाई हो गया 4 पाई, तो डेल एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 2n - 1, ओके, -1 इंटू क्या λ/2। चेक करो क्या इतना आ रहा है कि नहीं, बोलो यस या नो। सो हम लोग का रिजल्ट आ चुका है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या लिखा हूँ 2n - 1 λ/2, λ/2 बी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बी केयरफुल, λ/2 यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बेटा, n का वैल्यू रखें तो हो जाएगा 1 2 3, जैसे उसमें रखे थे सब जगह सिमिलर, सब जगह चल रहा है। n का वैल्यू जो भी है, जहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते रहें। तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखो तो λ/2, n का वैल्यू 2 रखो तो 4 - 2 2 जा 4, 4 - 1 क्या आएगा 3 λ/2, ऐसे क्या मिलेगा 5 λ/2। तो ये बोल सकते हो यहाँ पे λ/2 का ऑड मल्टीपल है, λ/2 का ऑड मल्टीपल है। तो ये भी आप समझते भी रहें, कहीं थ्योरेटिकली भी ऐसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन में बना सकता है कि λ/2 का ऑड मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। रिजल्ट मालूम रहेगा तभी तो क्वेश्चन डील करोगे, नहीं तो वहाँ पे समझ ही नहीं आएगा, अता पता सब लापता हो जाए। इतना क्लियर हो गया। तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस दोनों मिल चुका है, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब रही बात डिस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपको अभी एक बताया कंसेप्ट की, उसी का अपोजिट कर दो, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, तो आपको मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ओके, सो वही है, उसी में cos फाई का वैल्यू -1 रख देना, तो क्या मिलेगा मिनिमम, अब मिलेगा मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos फाई का वैल्यू माइनस होना चाहिए, और कितना फेज डिफरेंस कितना पाथ डिफरेंस वो क्लियर कर दिया। तो रखो रिजल्ट में क्या आएगा, a का स्क्वायर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखो, प्लस क्या है, अब यहाँ पे cos फाई का वैल्यू ऐसे लिख लो 2a1 a2, यहाँ पे cos फाई का वैल्यू -1 है तो माइनस आ गया यहाँ पे, सही है, तो -1। तो चेक करो क्या a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इधर भी बनेगा, a मिनिमम है तो स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे तो a मिनिमम जो आपको मिला बेटा स्क्वायर ही लिख लो, a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो a मिनिमम हम लोग को मिल चुका है, क्या है a1 - a2। तो अगर आपको दिया हो दो एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और पूछ दिया मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो 6 - 4 कर लोगे इतना,
तो देखो बहुत सिंपल ही है ना क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी भी कितना होगा, मिनिमम इंटेंसिटी। तो उसी में रिजल्ट में रखे हैं, तो क्या आएगा चेक करना अपना। आई मिनिमम जो आएगा बेटा वो आएगा रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा इंटेंसिटी है, मिनिमम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग डिस्कस किए। मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस मिनिमम के लिए, फेज डिफरेंस मैक्सिमम के लिए, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें एक और टॉपिक देख लेते हैं। विजिबिलिटी कहीं पूछ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो लिख लो बेटा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होता है, क्या है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। ओके, तो विजिबिलिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो होता क्या, बड़ा सिंपल है, रेशियो है। किसका, रेशियो है ये। तो याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा है विजिबिलिटी क्या है। 4 ऑप्शन दिया था, रेशियो इधर उधर प्लस माइनस तान जाके। तो बहुत तो स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए 4 ऑप्शन देख के। तो आप डिस्टर्ब ना हो इसके लिए जानते रहना क्या है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान में आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी। इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी। याद रखे रहना, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए इफ़ आई मिनिमम का वैल्यू 0 हो जाए, तो देखो विजिबिलिटी क्या आ जाएगा 100%, मतलब 1 आ गया। या परसेंटेज अगर बोला जाए तो क्या आ जाएगा 100%, ठीक है ना। तो एक बार एग्जाम में पूछा था कि अगर आप विजिबिलिटी 100% चाहिए तो आई मिनिमम का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो एक तो आपको टर्म है छोटा सा टर्म, अगर आपको नंबर दे रहा है, 3-4 नंबर मिल जा रहा है, तो छोटा सा याद क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो ये होगा। अच्छा, अगर बोला जाए कि 2 आपके सोर्स हैं, 2 लाइट है और दोनों का इंटेंसिटी इक्वल है, तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, टू लाइट सोर्स having equal amplitude and equal intensity, ठीक है। 2 लाइट है दोनों का, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है, सेम है। मतलब 2 लाइट रखे हो तो अगर इसका 10 है तो इसका भी 10, ऐसे सिमिलर, ठीक है ना। इंटेंसिटी भी इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है क्या है कि ए मैक्सिमम कितना होगा। पार्ट क्या पूछा है, पहले पार्ट में आई मिनिमम और आई मैक्सिमम कितना होगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। और दूसरे में पूछा है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा। तो जो रिजल्ट आया है बस उसी के पैरेलल है, उसी में रखना है वैल्यू। ओके, तो अगर 2 सोर्स हैं, सोर्स ए S1 हो गया, S2 हो गया। इसका अगर लेट कर लिया एम्पलीट्यूड ए है तो ये भी ए होगा। अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका भी इंटेंसिटी आई है। क्या इतना बात से क्लियर हो कि नहीं, क्या इस बात से क्लियर हो आप। अगर 2 लाइट है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा तो आई अगर मिनिमम पूछा है तो आई मिनिमम का फार्मूला क्या था बेटा, आई मिनिमम का फार्मूला जो था क्या था, अंडर रूट में I1 और माइनस में अंडर रूट में I2। तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों क्या हो गया 0। तो याद रखना मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो सकता है, 0। ओके, मिनिमम इंटेंसिटी 0। ऐसे मैक्सिमम अगर निकालेंगे आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम इसी फार्मूले में पुट करना है। अंडर रूट में क्या लिखेंगे, आई प्लस अंडर रूट में आई का होल स्क्वायर। यही तो होता है, प्लस होता है इसमें, तो प्लस कर दिए। ये क्या हो जाएगा 2 रूट आई, यही होगा, स्क्वायर कर दो तो क्या मिल गया बेटा 4i मिल गया। तो याद रखना मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी याद रखना 4i होता है, मिनिमम इंटेंसिटी 0। ओके, तो कहीं लैंग्वेज में ऐसा बोलता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है, तो इसका हाफ ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। तो एक तो ये आ गया रिजल्ट। अच्छा, अगर बोला जाए कि दूसरे पार्ट में
अच्छा, आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम का फार्मूला क्या था, A1 माइनस A2, तो A माइनस ए भी क्या हो गया 0, तो मैं मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में क्या होगा, दोनों ऐड होगा, तो A प्लस ए क्या हो गया 2A, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको 2A मिल गया और मिनिमम क्या मिल गया 0। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। सो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। ऐसे बहुत जेईई मेंस हैं, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें क्या है क्वेश्चन में, दे दिया है आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो दिया है वो 36 दिया है। क्या दिया है 36। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड में आपसे पूछ रहा है, फाइंड में पहला I1 अपान I2 का रेशियो क्या होगा, दूसरे में पूछा है A1 एम्पलीट्यूड का आपसे रेशियो पूछ रहा है, A1 अपान A2 का रेशियो क्या होगा, तीसरे में आपसे पूछा है विजिबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया था उसका वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको बताना है। और भी इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो आप। फोर्थ में जैसे लिख दिया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ कंसेप्चुअली, उसको मतलब सोचे समझे, बिकॉज ये वेव ऑप्टिक्स का अच्छा मतलब पार्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जो क्वेश्चन बनते हैं यही सब करना है फॉर्मूले बेस पे। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझना। तो क्वेश्चन में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो दिया, न कि I1 और I2 का रेशियो दिया। तो आई मैक्सिमम का जो वैल्यू है उसे लिख लेते हैं हम लोग। आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या था बेटा, आई मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो रूट में था, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर था, अपान में क्या लिखेंगे रूट में I1 माइनस रूट में I2, क्या यही था, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 36। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट में I1 प्लस रूट में I2, अपान में क्या लिख दिया इसको रूट में I1 प्लस माइनस रूट में I2। ओके, इधर जाएगा तो रूट क्या आ गया 6 आ गया, 6 आएगा कि नहीं, बोलो यस या नो, चेक करो इतना आएगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो एक कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला याद की हो, उसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला, तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी I1 I2 का रेशियो निकाल सकते। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूले से क्या होगा, इसका यहाँ पे समेशन होता है, इसको इतने में ऐड करते हैं और इतना, जैसे A अपान B इक्वल टू लिखा है C अपान D। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर यूज कर रहा हूँ तो क्या बनता है A प्लस बी अपान में A माइनस बी इक्वल टू C प्लस D अपान में C माइनस डी, यही इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। तो वही मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस मुझे ऐसा दिखाई रहा है, एक बार ऐड होगा सबटेक कैंसिल आउट होगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते। चलो यही वाला अगर यूज करेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऐड होगा, रूट में क्या लिखोगे I1 प्लस रूट में I2, ये तो एजिटिव रहेगा। अब प्लस में ये वाला लिखते हैं रूट में I1 माइनस रूट में I2, अपान में क्या लिखेंगे दिस माइनस दिस, सबट्रैक्ट करेंगे तो रूट में I1 प्लस रूट में I2 माइनस फार्मूले में क्या लिखेंगे रूट में I1 माइनस रूट में I2, क्या इतना मिलेगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे इधर भी यूज करें राइट साइड पे तो क्या होगा 6 प्लस 1 अपान में 6 माइनस 1। ओके, कुछ कैंसिल आउट हुआ तो कैंसिल आउट करने में पीछे मत रहना, यहाँ पे 2 रूट में I1 बनेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल गया रूट में I1 अपान में रूट में I2, क्या यही मिलेगा। तो ये आ गया इधर कितना 7/5। ओके, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटेंसिटी का रेशियो, तो बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड का स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड का जब स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा बोलो, तो बोथ साइड का स्क्वायरिंग करने पे देखो क्या बन रहा है, तो इधर तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I1 अपान I2 का वैल्यू कितना मिल गया, इसका स्क्वायर करो तो क्या मिल गया 49 अपान में 25, क्या इतना मिलेगा, इंटेंसिटी का रेशियो हो गया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे एक तो ये पूछ दिया इंटेंसिटी का रेशियो, दूसरे में क्या पूछा एम्पलीट्यूड का रेशियो, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो मुझे मालूम है जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, या ये लिख सकते हो KA का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ KA1 का स्क्वायर अपान में KA2 का स्क्वायर, तो K कैंसिल आउट हो गया, कुछ ऐसे ही मिलेगा 49/25। तो A1 अपान A2 का वैल्यू कितना मिल गया बेटा 7/5, इसी के इक्वल मिल गया। ओके, इसी के इक्वल मिल गया। तो कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है I1 I2 का रेशियो इतना है,
तो A1 A2 का रेशियो क्या होगा, देखो उसी के पैरेलल मिल रहा है।